हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देख रहे हैं एचडी यादव मैथ से लाभ हानि का ये 4th पार्ट है। ठीक है, तो इससे पहले हम 3 पार्ट देख चुके हैं जिसमें हमने 84 क्वेश्चंस तक कवर कर लिए हैं। आप आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं जहाँ पर आप अपने मैथ्स के डाउट्स जो भी हैं, मैथ्स रीजनिंग के डाउट्स, वो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आप लोग नए हो ना तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी एचडी यादव मैथ्स को मैं सोल्व करवाऊंगा, तो आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। यहाँ पर 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ का प्रतिशत कितना है। देखिए, मैं एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ पर इस सवाल को जो बोला जा रहा है ना वो कर दो कि 400 नींबुओं का लागत मूल्य मतलब 400 नींबुओं का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस है ना। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, ये सीपी है और एसपी को ले आना है बटे में, और उधर 320 है तो इसके बटे में ये फेंक देना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, उधर वाले को इधर, इधर वाले को उधर। ठीक है, और बटे में चला जाएगा 400। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। ठीक है, मतलब 4 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 5 रुपये में बेची, तो 1 रुपये का फायदा हुआ ना। डेफिनेटली लाभ ही हुआ, ये तो पता चल चुका है। 1 रुपये का फायदा हुआ किस पे? क्रय मूल्य पे। फायदा या हानि जो भी होता है, लाभ हानि, वो क्रय मूल्य पे होता है ना। तो 1 रुपये का फायदा हुआ 4 रुपये पे, तो 100 रुपये पे कितना? ये 25% का प्रॉफिट होगा आपका। ठीक है, चलिए 15 सेबों का क्रय मूल्य, तो 15 सेबों का कॉस्ट प्राइस बराबर है 25 सेबों के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के। तो बस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 25 अपॉन 15। ठीक है, तो 5 दिया 15, 5 पंजे 25। 5 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, 3 रुपये में बेच दी, तो 2 रुपये की हानि हो गई ना। तो 2 रुपये की हानि हो गई टोटल 5 रुपये पे मतलब क्रय मूल्य पे। तो 100% कितना? तो 5 दूना 10 और 20 दूना 40, मतलब 40% की क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ हैं। ठीक है, हर एक सवाल में इसी तरह दिया हुआ है, तो हर एक सवाल को आप कर भी सकते हैं ना। 15 पेजों का लागत मूल्य मतलब 15 पेजों का क्रय मूल्य बराबर है 20 पेजों के विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस के। तो हानि या लाभ जो भी परसेंट पूछे तो आपको बस ऐसे ही सॉल्व करना है। सीपी के अपॉन में ले आना है एसपी को, और यहाँ है 20 बटे में है 15। 5 चौक 20, 5 दिया 15। ठीक है, 5 से काट दो। कोई चीज़ 4 रुपये में खरीदी, 3 रुपये में बेची, 1 रुपये का नुकसान हो गया ना। 1 रुपये का नुकसान हुआ टोटल 4 पे, तो 100 पे कितना? 25% का नुकसान। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पर ये है, एक और करवा देता हूँ, इसके बाद मैं काफ़ी छोड़ दूंगा ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर लें इन सवाल में। ठीक है, तो 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 25 अपॉन 40। 5 में 5 का मल्टीप्लाई 5, 5 में 8 बार जाएगा। कोई चीज़ 5 में खरीदी और 8 रुपये में बेची, 5 में खरीदी 8 में बेची, 3 रुपये का फायदा। 3 रुपये का फायदा क्रय मूल्य पे मतलब 5 पे, तो 100% कितना? 3/5 होता है 60%। फ्रैक्शन वैल्यू है ये 3/5 की। ठीक है, तो 60% लाभ होगा यहाँ पे। तो यार इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है 89, 90 भी सेम क्वेश्चन है, 91 भी ये है, 92 भी वही है, 3 भी वही, 4 भी वही, 5 भी वही, 6 भी वही, 7, 8, 9, 101, 102, 3, हाँ 103 तक जो सवाल है ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और हाँ आर एस अग्रवाल में भी मैंने इसी तरह से क्वेश्चन छोड़े थे, लेकिन कई लोगों का कमेंट आया है कि इन क्वेश्चंस को क्यों छोड़ दिया। तो उसका रीज़न ये है कि जिन्होंने कमेंट किया है ना, उन्होंने वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा है। कंप्लीट देख लेते ना तो उनका कंसेप्ट वैसे ही कवर हो जाता। मतलब जो क्वेश्चंस मैंने अभी फिलहाल इस वीडियो में भी छोड़े ना 102 तक, अब वो कोई बोलेगा कि 105 का क्यों नहीं करवाया 105वां, तो पहले उसके ऊपर वाली वीडियो तो देखो, सॉरी
कोई बोलेगा 95वां क्यों नहीं करवाया, तो उसको पता तो चलेगा ना कि 95 के पहले कौन सा क्वेश्चन था जो इसका सिमिलर था, मतलब इसके जैसा था, जो जिसको करा दिया तो इसको नहीं करवाया। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोई लोग इसको देख रहा है तो एक बार और करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर 103 कि 10 संतरों का विक्रय मूल्य। तो 10 संतरों का सेलिंग प्राइस बराबर है 13 संतरों के लागत मूल्य, मतलब 13 संतरों के लागत मतलब क्रय मूल्य के। ठीक है, तदनुसार लाभ कितना होगा, तो वो तो हम चेक करेंगे लाभ होगा कि हानि होगा पहले। तो देखिए यहाँ पर एसपी है, ये आ जाएगा सीपी अपॉन में, और उधर 13 है बटे में चला गया 10। मतलब कोई चीज़ देखो, अब क्रय मूल्य नीचे है ना, तो कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी, 13 रुपये में बेची, 3 रुपये का लाभ हो गया। 3 रुपये का लाभ हुआ, टोटल क्रय मूल्य 10 है, तो 100 पे कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, 10 तिया 30% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब हाँ, क्वेश्चन नंबर 104, ये जो है थोड़ा अलग पैटर्न है। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ, इसका कहने का मतलब क्या है। देखिए, एक फल विक्रेता ने x अमरूद y रुपये में खरीदे और y अमरूद रुपये x में बेचे। यदि x बड़ा है y से तो उसे क्या हुआ। तो चलिए मैं इसको समझाऊंगा थोड़ा सा डिटेल में आपको, इसका कहने का मतलब क्या है, और इस तरीके के जो क्वेश्चंस आएंगे तो उनको हम किस तरीके से सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि x अमरूद y रुपये में खरीदा है ना। देखिए, तो यहां पर आपको लिखना है मात्रा, यहां पर लिखना है रुपए। ठीक है, बस मात्रा और रुपए लिखना है, कितने खरीदे, कितने रुपए में खरीदे। तो x खरीदे y रुपए में खरीदे, ये क्रय मूल्य है, खरीदे है ना, तो कॉस्ट प्राइस, ये खरीदे। और ये बोल रहा है y अमरूद x रुपए में बेचे, तो y अमरूद बेचे, तो y बेचे x रुपए में। ठीक है, तो ये बेचे हैं, तो सेलिंग प्राइस है। ओके, तो हमेशा इस तरह के सवाल में आपको ये करना है, पहले मात्रा ही लिखना है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, फिर रुपए लिखना है। तो इस सवाल में क्या करना है कि बस मात्रा का रुपए के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। ठीक है, तो y में y का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, y स्क्वायर, x में x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि y स्क्वायर उसका क्रय मूल्य है और x स्क्वायर उसका विक्रय मूल्य है। कॉस्ट प्राइस आ गई y स्क्वायर, सेलिंग प्राइस आ गई x स्क्वायर। और ये बोल रहा है कि x बड़ा है y से, तो समझना ये वाला जो है वो बड़ा है और ये वाला जो छोटा है। ठीक है, मतलब अगर ये छोटा है तो 4 मान लो, बड़ा है तो 5 मान लो, कोई भी नंबर एक मान लो, तो उससे पता चल जाएगा कि जब क्रय मूल्य 4 रुपये का है और सेलिंग प्राइस 5 रुपये का है, मतलब 4 रुपये की चीज़ को 5 रुपये में बेचेंगे, इसका मतलब यहाँ एक चीज़ पता चल गई कि लाभ हुआ है। कोई भी एक नंबर मान के चल लो, 1 मान लो, इसको 2 बड़ा है तो 2 मान लो, तो 1 से ये बड़ा है 2, मतलब 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये में बेची, तो ये तो पता चल गया ना कि लाभ हुआ है। ठीक है, अब देखना यहाँ पे लाभ हुआ है कितने का, कितने का लाभ हुआ है, तो बड़े में से छोटा घटा दो, बड़ा कितना है एक्स स्क्वायर, उसमें से घटा दो छोटा कितना है वाई स्क्वायर, और इतने का लाभ हुआ किस पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, वाई स्क्वायर, जो कि छोटा वाला है। ठीक है, तो उसे क्या हुआ तो 100% निकाल लीजिए आप बस। तो इसका आप जब परसेंट निकालेंगे ना 100%, तो लाभ परसेंट निकल आएगा। ठीक है, तो बस ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं 105। ये बोल रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु के 10 नग 8 रुपये में खरीदता है और 8 नग 10 रुपये में बेचता है, तो उसको लाभ परसेंट कितना हुआ। तो यहाँ समझना ये है मात्रा, मैं हर बार नहीं लिखूंगा, बस आपको समझाने के लिए एक बार और लिख रहा हूँ। मात्रा है फिर रुपये है, यहाँ पर होगा क्रय मूल्य, यहाँ पर होगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये बोल रहा है 10 खरीदे 8 रुपये में और 8 बेचे 10 रुपये में। ठीक है, तो 8 में 8 का मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 64, 10 में 10 का मल्टीप्लाई तो कितना हो गया 100। मतलब कोई चीज़ 64 की थी, उसको हमने बेच दिया 100 रुपये में, कितने का प्रॉफिट हुआ, 36 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना टोटल। और 4 और 6 10 की 0 6 3 हाँ 36 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना टोटल। और 36 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है हमें वो 64 से हुआ है, तो 100% कितना होगा, बस ये चीज़ कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए 8 या 24 नहीं, 8 चौक 32 नहीं कटेगा। एक काम करो, इसको आप इसका आधा हो जाएगा 18, इसका आधा हो जाएगा 32,
इसका आधा 16, इसका आधा 9। अब 9/16 है ना, तो 9/16 है वो किसकी परसेंटेज वैल्यू है, तो ये होती है 56.25 की, मतलब 56.25, ये 56 से ही 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है, 9/16% कितना होता है। तो 9/16 जो है वो किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है मतलब तो उसको परसेंटेज कितना होगा, तो 56 पॉइंट ये, क्योंकि इसमें जब आप ये देखो ये 100 है ना, तो 100 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 900/16, जब इसमें भाग देंगे तो डेफिनेटली यही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, इतना % का लाभ। अगला सवाल है, रुपए 5 में 6 के हिसाब से खरीदी गई कुछ वस्तुएं। तो 5 रुपए में 6 खरीदी गई। देखो अब मैं रुपए यहाँ लिख रहा हूँ ना, मात्रा आगे ही लिखना है ना। ठीक है, 5 रुपए में 6 खरीदी और 6 रुपए में 5 बेची। ठीक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता चलता जाएगा। तो 5 में 5 का मल्टीप्लाई तो ये हो गया 25, 6 में 6 का मल्टीप्लाई तो ये हो गया 36। 25 रुपए की चीज को 36 में बेचा, 9 रुपए का फायदा। 9 रुपए का फायदा क्रय मूल्य पे, मतलब 25 रुपए पे, तो 100% कितना होगा, तो 25 से कम 25, 25 चौक 100, 9 चौक कितना आ गया 36% का यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा। अरे सॉरी, माफी चाहता हूँ, 25 में जब आप 11 जोड़ेंगे ना तब जाके 36 आएगा। ठीक है, तो यहां पर होगा 36, तो 9 चौक 36 और 4 से 100 कटेगा 25 बार, मतलब यहां पर जो आंसर आएगा आपका वो कितना आना चाहिए, फिर गलत कर दिया। देखिए मैं समझाता हूं आपको, गलत ही लिखा था मैंने एक्चुअली। देखिए यहाँ पर 25 रुपए की चीज़ को 36 रुपए में बेचेंगे तो 11 रुपए का लाभ होगा। ठीक है, तो 11 रुपए का लाभ होगा क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य कितना है 25 रुपए, तो 100% कितना होगा, तो 25 चौक 100, 11 चौक कितना आ गया 44, मतलब 44% का क्या होगा, लाभ होगा आपको यहाँ पे। चलिए अगला सवाल करते हैं। 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी और 11 रुपए में 10 बेच दी। तो 10 रुपए में 11 वस्तु खरीदी और 11 रुपए में 10 बेच दी। यहाँ पर मात्रा है, यहाँ पर रुपए है। ठीक है, तो 10 दाम कितना हो गया 100, 11 में 11 का मल्टीप्लाई कितना होगा 121, मतलब 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और 21 रुपये में बेच दी तो 21% का फायदा, ये आंसर आ गया। क्योंकि 100 पे कोई भी चीज़ बढ़ती है, 100 पे कोई भी चीज़ घटती है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, ये 21 ज़्यादा है, तो आंसर ही आ गया ना 21%। इसको तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर निकालना चाहो तो ऐसे 100 की चीज़ को 121 में बेचा तो 21 रुपये का फायदा, और 21 रुपये का फायदा क्रय मूल्य पे, मतलब 100 पे, तो 100% कितना होगा, तो 100 से 100 तो कटेगा ना, फिर से 21 ही बचना है। ठीक है, चलिए 4 रुपये के 5 के भाव से संतरे खरीदे। तो 4 रुपये में 5 के भाव से खरीदे और 5 रुपये में 4 के भाव से बेच दिए। तो 4 चौक हो गया 16, 5 पंज 25, तो 16 और 9, यहाँ पे 9 का प्रॉफिट है, मतलब 16 की चीज़ को 25 में बेचा तो 9 रुपये का फायदा टोटल 16 पर, तो 100% कितना होगा। और अभी मैंने बताया कि 9/16 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 56.25। ठीक है, तो ये होगा आपका यहाँ पे आंसर। 5 रुपये 5 में 6 की दर से खरीदे। तो 5 रुपये में 6 खरीदे, 6 रुपये में 5 बेचे, तो 25 और 36, तो 25, ये 11 का प्रॉफिट, 11 का प्रॉफिट 25 से तो 44% आंसर। अभी एक सवाल इसके जैसा हम कर चुके हैं। ठीक है, सेम आ गया है, रिपीट हो गया है। रुपये 10 में 11 की दर से पेंसिल खरीदी। तो 10 रुपये में 12 खरीदी और 12 रुपये में 10 बेची। तो सिंपल है, 100 रुपये और 12 में 12 का मल्टीप्लाई 144 रुपये। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 44 ज़्यादा है, तो 44% आंसर हो गया सीधा। 100 से कितना ज़्यादा, तो बस वही आंसर है। ठीक है, एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेचा। तदनुसार रुपये 45 का लाभ कमाने के लिए उसने कितने संतरे बेचे। तो यहाँ पर समझना, देखो 34 रुपये में 8 की दर से खरीदे और 57 रुपये में 12 की दर से बेचे। आपको ये सवाल जो है वो इस तरीके से नहीं करना है अब। ठीक है, कि 34 रुपये में 8 खरीदे और 57 रुपये में 12 बेचे। कर तो सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन कितना वो हो जाएगा ना, 34 का मल्टीप्लाई 12 में, 57 का 8 में, बड़ा नंबर हो जाएगा, फिर काफ़ी ईजी मुश्किल हो जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं करना है इसको। देखो कर तो ऐसे भी सकते हैं, बिल्कुल है ना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे भी कर पाएंगे, लेकिन समय काफ़ी लगेगा। मैं थोड़ा इसका जल्दी शॉर्टकट और बेसिक सा जो सब समझ में आए सबको वो तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देखना, 34 रुपये में 8 की दर से खरीदता है। तो इसको 2 से काटेंगे तो 4, इसको 2 से काटेंगे तो 7, 17, मतलब 17 रुपये में 4 खरीद रहा है, ये है ना। तो यहाँ पे समझना, 4 खरीद रहा है
17 रुपये में है, ठीक है। मैं 57 रुपये में 12 बेच रहा है, तो देखिए 5 और 7 हो गया 12, 12 3 से कटता है ना, तो 3 से काट दो इसको, 3 एकम 3, 2 बचा, 3 नम 27, 3 चौक 12, मतलब 4 बेच रहा है 19 रुपये में, ठीक है। यहाँ समझना, 4 खरीद रहा है 17 रुपये में, 4 बेच रहा है 19 रुपये में, मतलब 4 पे 4 बेचा उसने, 4 बेचा तो कितने रुपए का फायदा हुआ? 17 रुपये में उसने खरीदा था, 19 रुपये में उसने बेचा, तो 2 रुपये का फायदा हो गया। 4 बेचे तो 2 रुपये का फायदा हुआ, तो 2 बेचेगा तो 1 रुपये का फायदा होगा कि नहीं? 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। 4 बेचे तो 2 रुपये का फायदा, 2 बेचेगा तो 1 रुपये का फायदा। उसको चाहिए 45 रुपये का फायदा। 45 रुपये का फायदा चाहिए ना, तो 45 का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, मतलब 45 एकम 45 रुपये में उसको कितना बेचना पड़ेंगे? 45 दूना 90, मतलब 90 जो है उसको बेचना पड़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा आई थिंक, ये 90 होगा आपका आंसर यहाँ पर। ये सबसे बेसिक वे है, ठीक है। इतने बड़े नंबर में नहीं उलझना है, इसलिए मैंने ये तरीका बताया है आपको। चलिए, एक लड़के ने 16 रुपये के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपये के दर से 22 बेचे, तो उसका लाभ या हानि परसेंट क्या है? देखिए, इसमें कोई और नहीं दिया है, तो शॉर्टकट तो वही तरीका है इसका। फिर 16 रुपये में 18 खरीदे और 20 रुपये में 22 बेचे, ठीक है। तो इसका भी शॉर्टकट है। देखो, 22 का मल्टीप्लाई 16 में कैसे करेंगे? तो 2 उसको दे दो, तो इसको लिख सकते हैं ना 11 गुना 2, 2 उसको दे दिया तो ये हो गया 32। 32 का गुणा आप 11 में आप कर सकते हैं इजीली। देखिए, 32 का गुणा कैसे होगा? 32 को लिख दो दूर दूर, और 3 और 2 कितना हो गया? 5, और 13 दूना कितना हो गया? 36, 360। मतलब कोई चीज़ अगर इतने में खरीदी है और इतने में बेची है, तो 352 में खरीदी, 360 में बेची, यहाँ पर 8 रुपये का फायदा हो गया उसको 352 पे, तो 100 पे कितना होगा? बस ये चीज़ पूछिए यहाँ पर, ठीक है। तो बस कैलकुलेट करना है आपको, कुछ नहीं करना। यहाँ देखेंगे आप, तो ये हो गया ऊपर 8 से कट जाएगा क्या? 8 से 3 नंबर आखिरी के कटना चाहिए। 8 चौक 32, 33, 34, 35, 3, हाँ कट जाएगा। 8 चौक 32, 33, 34, 35, 3, 8 चौक 32। 100 में 44 का भाग देना है, बस कुछ नहीं बचा। तो 100 में 44 का भाग देंगे तो 44 दूना कितना हो गया? 88, 12 बचा ना, और 12 में 44 को फिर से भाग दे दो, तो इसका आधा 6 होगा, इसका आधा 22, इसका आधा 3, इसका आधा 11, मतलब 2 सही 3/11% का क्या होगा? लाभ होगा। तो ये होगा आपका आंसर यहाँ पे इसका, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि 3 रुपये में 7 की दर से कोई संतरे खरीदे। तो मैंने क्या बताया था, देखो चलो बता देता हूँ मैं। 3 रुपये में 7 खरीदे संतरे, तो एक कितने में खरीदा? एक की प्राइस निकाल लो ना, एक कितने में पड़ा? तो 3/7, मतलब ये 3 रुपये था और 7 क्या थे? संतरे थे। तो मैंने क्या बताया था आपको पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो में कि रुपये को ऊपर लिखना है, जितने संतरे खरीदे उतने नीचे लिखना है। तो सीधा लिख सकते थे ना कि 3 रुपये में 7 खरीदे। अच्छा, अब ये जो है वो क्रय मूल्य है, ठीक है, खरीदा है ना, तो खरीदा मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसकी वैल्यू होती है? हमेशा 100% की, ठीक है। तो प्रति सैकड़ा, मतलब 100 पर कितने संतरे बेचे कि 33% का लाभ हो, तो प्रति सैकड़ा मतलब 100 रुपये पे, 100 रुपये में कितने संतरे बेचे, ये कहने का मतलब ये है। 100 रुपये का बोल रहा है ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि 100 रुपये में कितने बेचे कि 33% का लाभ हो। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि 100 में 33% का लाभ होता कितना है। 100 में 33% का लाभ कितना होगा? 133 होता है ना, तो ये 133 हो गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन करना है। तो देखिए, यहाँ से कटेगा 7 एकम 7, 6 बचा, 7 नम 63, ठीक है। 19 तिया कितना हो गया? 57, ठीक है, मतलब 57 है ना, और बटे में कितना है? 100। तो देखिए, एक चीज़ समझिए यहाँ पे, ये बोल रहा है प्रति सैकड़ा किस दर पर बेचे, तो यही तो बोल रहा है। जैसे मैं अगर बोलूँगा कि 100 पे 57 बेचना पड़ेंगे, वही तो बोल रहा है ना, प्रति सैकड़ा, मतलब सैकड़ा मतलब होता है 100, तो 100 संतरे किस दर पर बेचे, तो 100 संतरे जो है वो 57 रुपये में बेचना पड़ेंगे,
समझ में आ गया है ना। ये 57 क्या आता है, रुपए है, और नीचे क्या आता है, संतरे। ये लिखा है मैंने यहाँ, देखो ऊपर है हमारी रुपीज और नीचे क्या हो गए, संतरे। तो 100 संतरे कितने में बेचना पड़ेंगे, 57 रुपये में। तो 57 रुपये होगा आपका यहाँ पे आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 संतरे 350 रुपये में खरीदे गए। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं आप, 100 संतरे 350 रुपये में, तो 0 से 0 काट दीजिए। 35 रुपये में 10 संतरे, तो एक संतरा कितने में, तो दशमलव लग जाएगा। मतलब 3.5 रुपये में कोई संतरा खरीदा है उसने। ठीक है, एक संतरे का मूल्य निकाल लिया है मैंने यहाँ पे, है ना। एक संतरा 3.5 रुपये में खरीदा है, ये कॉस्ट प्राइस। और ये बोल रहा है 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिए। 48 रुपये में प्रति दर्जन मतलब 48 रुपये में 12 बेच दिए। ठीक है, तो एक कितने में बेचा, 4 रुपये में। 12 चौक 48 होगा ना। मतलब एक खरीदा 3.5 रुपये में और एक बेचा 4 रुपये में। 3.5 रुपये में खरीदा, 4 रुपये में बेचा, आधे रुपये का फायदा हुआ ना, 0.5 का। किससे हुआ, 3.5 से। तो 100% कितना होगा, बस। तो एक नंबर के बाद दशमलव है, नीचे भी एक नंबर के बाद दशमलव, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल, ऊपर सिर्फ 5 बचा। तो 5 से तो 35, और 1/7 जो है मतलब 100/7 वो होती है 14.28 की फ्रैक्शन वैल्यू, या 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। रमन रुपये 25 में 20 की भाव से कलमें खरीदता है। तो 25 रुपये में 20 खरीदता है और 18 रुपये में 15 बेचता है। तो बस कैलकुलेशन करना है। 25 पंजे 125 की 5, 12 बचा, 25 एकम 25 और 12 कितना हो गया, 5 और 2 ये 7, 2 और 1 3, 18 दूना 36, 360। मतलब 375 में कोई चीज़ उसने खरीदी और 360 में ही बेच दी। 15 रुपये का नुकसान हो गया ना उसको। 375 की चीज़ को 360 में ही बेच दिया, 15 रुपये का नुकसान। और 15 रुपये का जो नुकसान हुआ उसको, वो 375 पे हुआ है। ठीक है, तो 15 रुपये का नुकसान 375 पे, तो 100 रुपये पे कितना होगा। बस ये पूछा है, तो बस 15 से इसको डिवाइड कर दो। तो 15 दूना 30 होता है ना, 30, 7 बचा, और 15 पंजे 75, 25, 25 से 100 कटेगा 4 बार। मतलब यहाँ पर एक चीज़ तो है कि नुकसान हुआ है उसको, तो 4% का नुकसान हो गया। 4% का नुकसान, ये हो गया आपका आंसर, या 4% की हानि, एक ही बात है। ठीक है, चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलो चीनी ज्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को हम कई तरीके से कर सकते हैं। देखो, 2 तरीके बताऊंगा। एक तो बहुत ज्यादा शॉर्टकट बताऊंगा, सीधा आप देखकर ही आंसर टिक कर देंगे, है ना। और दूसरा तरीका है जो पूरा कंसेप्चुअली है, आपको वो भी शॉर्ट मेथड है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट रेशो मेथड है वो, और मेरे हिसाब से यही बेस्ट रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो पहले मैं आपको रेशो मेथड बताऊंगा। ठीक है, ये एक अलग तरह का पैटर्न है क्वेश्चंस का। ये बोल रहा है चीनी की कीमत 10% कम हो गई, तो 270 रुपए में 5 किलो ज्यादा खरीद ली। 10% कम हो गई ना इसकी कीमत, तो आपको सिंपली जितने रुपए दिया हो 270, उसका आपको 10% निकाल लेना है बस। तो 270 का 10% आप देख कर ही बोल सकते थे, ये जीरो हटाने के बाद कितना आता था, 27 रुपए। ठीक है, 27 रुपए आ जाता ना देख कर ही 10% मतलब, और उसमें आप 5 से डिवाइड कर देते, तो ये जो मूल्य आता ना 27/5, ये आ जाता कम होने के बाद, क्योंकि कमी हुई है ना। तो कमी होने के बाद कितना मूल्य हो गया, 27/5। ये आप देखकर ही लगा सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर दो वैल्यू पूछ ली है कि चीनी की मूल कीमत जो पहले कीमत थी वो, और कम होने के बाद 10% कम होने के बाद दोनों के भाव में अंतर पूछा है। ठीक है। तो ये कम होने के बाद हुआ है ना, तो पहले जो है देखो ये आज हो चुका है, अब आज ये कमी होने के बाद अब जो मूल्य है वो 27/5 है। ठीक है, तो 27/5 आज है, और वो बोल रहा है कि 10% कमी होने के बाद है ये मूल्य,
इसका मतलब ये है कि वो 90% की वैल्यू है। ठीक है, तो 100% कितना था, बस ये चीज पूछिए। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 9 तिया 27, 3 दूना कितना आ गया 6 रुपए। मतलब पहले कितना था, 6 रुपए था, जिसपे 10% की कमी हुई और वो मूल्य कुछ 27/5 हो गया। आप इसमें भाग देंगे ना तो 5 पंजे 25, 2 बचा, 5 चौक 20, 5.4 बचेगा ये। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर पूछा है, तो 6 में से 5.4 गया तो 0.6 बचेगा ना यहाँ पे। तो 0.6 रुपए प्रति किलोग्राम जो है वो इन दोनों का अंतर है, पहले वाला भाव और अभी वाला भाव और पहले वाले भाव का बीच का। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि 10% कमी हो गई, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10, मतलब 10 में 1 की कमी हो गई ना। तो पहले कोई भाव था पहले, और अब कोई भाव हो चुका है, मतलब पहले जो था वो 10 था कुल, और 1 की क्या हो गई, इसमें कमी हो गई ना। तो पहले भाव जो था वो 10 रुपए था, अब रुपए जो है वो 9 हो गया है। 10% कीमत कम हुई है उसकी, मतलब ये जो था वो रुपए था, 10 रुपए और 9 रुपए। तो मात्रा में क्या फर्क पड़ेगा, रुपए इतना है तो मात्रा, तो आप जानते हैं कि रुपए मात्रा की बिल्कुल इनवर्स प्रोपोर्शनली होती है। मैंने अभी पिछले कई सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। ये जो 9 है वो यहाँ आ जाएगा, ये 10 है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मात्रा इतनी हो गई, और पहले वो 9 किलो खरीदता था, अब वो 10 किलो खरीदता है। लेकिन ये बोल रहा है कि जब उसका भाव अगर 270, और फिक्स बात करें कि 270 रुपए में वो 5 किलो ज्यादा खरीद रहा है, यहां पर वो कितने ज्यादा खरीद रहा है, पहले वो 9 किलोग्राम खरीदता था ना, और अभी 10 किलोग्राम खरीद रहा है। तो 9 से 10 किलोग्राम मतलब वो 1 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है, और वो बोल रहा है 5 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है। मतलब यहां पर जो अंतर है वो 1 का है, 1 किलोग्राम का, और हमें इन दोनों के बीच में कितने का अंतर करना है, 5 किलोग्राम का। तो 5 का सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे दोनों साइड। ठीक है, मतलब 10 पंजे 50, और ये 5 9 पंजे 45, मतलब ये 45 किलोग्राम पहले खरीदता था, और अब जो है वो कमी हो गई रेट में, तो 5 किलो जो है वो ज्यादा खरीद रहा है, मतलब 50 किलो खरीद रहा है वो। ठीक है, और रुपए कितने हैं, 270 है बस। तो फिर तो ये बोल रहा है कि पहले वाला भाव बताओ और अभी वाला भाव बताओ, और उन दोनों का अंतर बताओ। तो पहले 45 किलो खरीदता था, कितने रुपए में, 270 रुपए में पहले 45 किलो खरीदता था। तो क्या रेट था, तो 270 में 45 से डिवाइड करना है। और इस बार क्या है कि 270 रुपए में वो 50 किलो खरीद रहा है, हाँ 50 किलो खरीद रहा है, तो क्या रेट है उसका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 9 से काट दे इसको, 9 तिया 27, 9 पंजे 45, 5 चंग 30, 6 रुपए में पहले खरीदता था वो, और अभी जो है वो 0 से 0 काट देंगे तो 27 में 5 का भाग देंगे, तो देखिए यहाँ पे इस लाइन में 27 में 5 का भाग दिया था तो कितना आया था, 5.4, मतलब 6 रुपए और 5.4 का डिफरेंस पूछा है, तो 0.6। तो ये हो गया आपका आंसर, और आई थिंक यही बेस्ट मेथड है। ठीक है, इस तरीके से आप उलझ जाएंगे, कई बार समझ में नहीं आएगा सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो चलिए और क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको, और आपको सारा कुछ समझ में आता जाएगा। कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू अब याद कर लेना यार, अब तो बहुत हो गया है। ठीक है, 5 जो है वो कुल था, और 2 की क्या हो गई उसमें वृद्धि, तो वृद्धि हो गई 2 की। मतलब पहले कोई भाव था, और अब भाव में वृद्धि होने के बाद अब क्या भाव है, तो पहले कितना भाव था, 5 रुपए, अब 2 की वृद्धि हो गई तो अब भाव हो चुका है 7 रुपए, मतलब ये रुपए में दिया है। ठीक है, तो मात्रा इनकी बिल्कुल विपरीत होगी, 5:7 में भाव दिया है, तो 7:5 में इनकी होगी मात्रा। ठीक है, और ये बोल रहा है कि मुझे 84 रुपए में पहले 8 पुस्तकें कम मिली पहले से, जब भाव बढ़ गया तो यहां पर पहले 7 बुक मिलती थी, अब 5 मिलने लग गई है, अब मतलब 8 पुस्तकें कम मिली है ना। तो यहां पर कितनी कम मिलने लग गई है जब भाव कम हुआ, तो 5, 7 से 5 हो गई, मतलब 2 कम मिल रही है ना। तो 2 कम मिल रही है, और हमें कितने का अंतर करना है, 8 का। ठीक है, तो हमें 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, अरे 8 का नहीं सॉरी 4 का, क्योंकि 2 का अंतर है इन दोनों में, हमें 8 का करना है। या फिर ये देखिए कि 2 हो गया 8 की वैल्यू, तो 1 होगा किसकी, 4 की, ये 5 होगा किसकी, 20 की, ये 7 होगा किसकी, 28 की। तो 5 वैल्यू हो गई
मतलब कुल मिलाकर के 4 का मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो 7 चौक कितना हो गया ये 28, 5 चौक कितना हो गया ये 20, मतलब अब 20 किताबें खरीद रहा है, पुस्तकें खरीद रहा है ना अब, किताबें। और पहले कितनी खरीदता था वो 28 किताबें खरीदता था। तो देखो 8 कम हो गई ना, अब पहले 28 खरीदता था अब 20। ये देखो यहाँ पे पता चल गया आपको, 8 पुस्तकें कम मिली और हमने निकाल दिया वो, ठीक है। तो इतनी किताबें खरीद रहा था पहले 84 रुपए में। तो ये बोल रहा है प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। आरंभिक मतलब पहले वाला, ये मूल्य क्या था। तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको डिवाइड करना है। पहले 84 रुपए में 28 किताबें खरीदता था, तो एक किताब का मूल्य कितना हो गया, बस ये, ठीक है। तो सिंपली कैलकुलेशन करना है, मतलब 28 से इस 84 को डिवाइड करना है बस, ठीक है। तो 28 या 84 होता है ना, 3 8 24 की 4, 2 बचा, 3 दूना 6 और 2 8, मतलब 3 रुपए जो था वो हर किताब का मूल्य था प्रारंभिक, ठीक है। तो समझ में आया होगा आई थिंक आपको ये। चलिए अब जल्दी से करेंगे। 20% की कमी हो गई, मतलब पहले रेट 5 था अब 4 हो गया। अरे 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। देखिए मैं वही तो बताना चाह रहा हूं कि जब फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी ना, तो मुश्किल से मुश्किल आप पॉइंट 0.00005 सेकेंड में आप इसका फ्रैक्शन वैल्यू दिमाग में कितना जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे कि पहले 5 था उसमें 1 की कमी हो गई, तो 5 से 4 हो गया ना, ये देखो कमी हुई है ना। तो आप जनरली पता कर पाएंगे। और ये रुपए है, भाव कम हुआ ना कीमत, तो मात्रा क्या होगी 4:5 में, बिल्कुल अपोजिट होगी ना। ये रुपए दिया है तो मात्रा होगी बिल्कुल विपरीत। और क्या बोल रहा है कि मुझे 600 रुपए में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया जब भाव कम हो गया। तो चीनी का भाव कम हो गया तो सीधी सी बात है चीनी ज्यादा खरीद सकते हैं उसी रेट में। तो कितने रुपए कितने किलो ज्यादा खरीद रहा है अब ये, पहले 4 किलो खरीदता था अब ये 5 किलो खरीदने लग गया, ठीक है। मतलब 1 किलो ज्यादा खरीदने लग गया। और वो बोल रहा है 5 किलो ज्यादा खरीदने लग गया। तो 1 किलो हो गया 5 का 5 की वैल्यू, मतलब 1 किलो हमारे हिसाब से, वो बोल रहा है 5 है। तो एक वैल्यू हो गई 5 की, तो 4 किसकी होगी 20 की, 5 किसकी होगी 25 की। बस रख दो। 4 की वैल्यू कितनी निकाली 20, 5 की वैल्यू कितनी निकाली 25। कुल मिला के मैंने क्या किया 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 किलो का अंतर था, मुझे 5 का करना था तो 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। पहले वो खरीदता था 20 किलो, अब खरीदता है 25 किलो। देखो बढ़ गया ना 5 किलो, क्वेश्चन में जो बोला है वो। और पहले खरीदता था 600 रुपए में 20 किलो, अभी खरीदता है 600 रुपए में 25 किलो, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितनी थी, कमी होने के बाद ये हो गया है ना, तो ये नहीं देखना है कमी होने के पहले कितना था, मतलब ये वाली प्राइस हमें बताना है। तो बस 600 को आप 20 से डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। तो 30 हो गया आपका आंसर, 30 रुपए किलो था चीनी का प्राइस। देखिए चीनी की कीमत में 10% की कमी हो गई। 10% की कमी होगी मतलब पहले वो 10 थी, 10 में 10 की कमी हो गई मतलब वो 9 हो गई, ठीक है। तो मात्रा होगी 9:10 में, ठीक है। ये रुपए था, ये मात्रा हो गई, रेशियो बिल्कुल अपोजिट होगा। इन दोनों में अंतर है 1 का, और वो बोल रहा है 25 किलो का। तो 25 का अंतर करने के लिए आपको 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। 25 नम हो जाएगा 250 में से 1 कम तो 225, और ये हो गया 250। मतलब ये देखिए 25 किलो भाव बढ़ गया है ना चीनी का, मतलब चीनी जो है वो 25 किलो ज्यादा खरीद रहा है। वो पहले इतने किलो खरीद रहा था 225 किलोग्राम, अब खरीद रहा है 250 किलोग्राम, ठीक है। मतलब यहां पर बोल रहा है कि 225 रुपए में उसको, हाँ, तो उस वस्तु की मूल कीमत कितनी थी, मतलब मूल कीमत हमें ये वाली पूछी, ठीक है। तो 225 रुपए में 225 खरीद रहा था, मतलब मूल कीमत थी 1 रुपया, क्योंकि 225 किलो से 225 रुपए को डिवाइड करोगे तो 225 रुपए में 225 किलो खरीद रहा था, मतलब हर एक किलो का 1 1 रुपया था ना। तो 1 रुपया होगा यहाँ पर आपका आंसर इसका, ठीक है। कैलकुलेशन में ना उलझे, वरना दूसरा तरीका भी है हमारे पास। क्या है दूसरा तरीका, देखिए 10% की कमी हो गई ना, तो यहां पर 225 का 10% निकालेंगे तो 22.5, लेकिन सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। 10% सीधा है ना, तो 10% निकाल दो इसका, तो क्या है बस दशमलव लगाना है, 22.5 ये वैल्यू हो गई। और ये जो है वो 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है, तो 25 से हमें डिवाइड करना है, ठीक है। चलो ये वैल्यू तो आ गई, अभी बाद में इसको कर लेंगे। तो ये जो इसको सोल्व करने के बाद जो इसको जो सोल्व करेंगे और जो आंसर आएगा
वो आएगा कम होने के बाद जो भाव आया वो, मतलब अभी वाला भाव, कि कम होने के बाद कितना हो गया वो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमें चाहिए पहले कितना था। तो ये जो रेट आया है ना, मतलब 22.5 बटा 25, ये कम होने के बाद हुआ इतना, मतलब 10% की कमी हो गई, मतलब ये 90 का रेट हो गया, 90% की वैल्यू हो गई। तो हमें 100% की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 25 चौक 100, यहाँ पर देखेंगे ये दशमलव हटेगा तो जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब इसको आप काट सकते हैं, 5 2 7 2 9, मतलब 3 से काट दें इसको, तो 3 तिया 9, 300 तो 21, 3 पंजे 15। ठीक है, 75 छंग 150 होता है शायद नहीं, 75 चौक 150। ठीक है, हाँ 75 चौक 150 होता है ना, 75 चौक 300, सॉरी 75 दुना तो 150 होता है, और 4 से 4 कटेगा तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो ये 1 आ गया आपका आंसर। यहाँ पे कैसे भी कर सकते हैं आप, ये तो अल्ट्रा शॉर्टकट मेथड है और ये रेशो वाला मेथड है। ठीक है, तो आपको जैसा सरल लगे आप उस मेथड से करें। ठीक है, मुझे तो दोनों सरल लगते हैं और मैं दोनों फॉलो करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ज्यादातर ये वाला मेथड यूज करता हूँ। ठीक है, क्योंकि समझ पाना मुश्किल है मेरे लिए, हर एक को समझ में शायद न आए। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों तरीके बताए हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे भी कर पाएंगे। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी हो गई, तो ये भी सेम क्वेश्चन है। 10% की कमी हो गई, मतलब 10 से कोई चीज 9 हो गई, तो मात्रा कितनी हो गई 9:10 में, उल्टा हो गया ना। अब ये 9 से कोई चीज 10, मतलब पहले 50 ग्राम ज्यादा खरीद रहा है, मतलब 1 हो गई 50 ग्राम की वैल्यू, तो 10 हो गया 500 ग्राम की वैल्यू, और 9 हो गया 450 ग्राम की वैल्यू। ठीक है, और ये बोल रहा है कि रुपए 1 में, मतलब 1 रुपए में कमी, उस कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था, कमी से पहले वाला भाव पूछा है इसने। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पर जो है वो 1 ग्राम ज्यादा खरीद रहा है वो पहले की तुलना में। ठीक है, हाँ मतलब 1 ग्राम, ये ग्राम में वैल्यू है ना, पहले 9 ग्राम खरीदता था, अब वो है वो 10 ग्राम खरीदने लग गया। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने निकाल ली, तो यहाँ पर 10 की वैल्यू कितनी आ गई 500 ग्राम, और 9 की वैल्यू कितनी आ गई 450 ग्राम। मतलब देखिए अब 50 ग्राम ज्यादा खरीद रहा है ना, पहले 450 ग्राम खरीदता था, अब 500 ग्राम खरीद रहा है, तो उस कमी से पहले 1 रुपए में कितना खरीदा जा सकता है, तो 1 रुपए का मतलब 1 से डिवाइड कर दो दोनों में, तो यही वैल्यू आ जाएगी ना वापिस 450 और 500 ग्राम। ठीक है, तो पहले 450 रुपए में 450 ग्राम गेहूं खरीद सकता था। ठीक है, तो 450 ग्राम ही होगा इसका आंसर आपका, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर कोई चेंज नहीं होगा इनके नंबर में। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर फिर से वही है, 20% की कमी हो गई, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 से कोई चीज 4 हो गई, तो 4 से कोई चीज वापस 5 हो जाएगी, मात्रा है ना। हाँ, इन दोनों में डिफरेंस है 1 का, वो बोल रहा है 5 का करो, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। ठीक है, यहाँ पे 5 किलो ज्यादा खरीद रहा है। ठीक है, ये बोल रहा है चीनी की मूल कीमत कितनी थी, मूल कीमत ये वाली है, और हमें 20 की वैल्यू निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना, 320 में 20 से डिवाइड करना है बस। यहाँ पे 320 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 16 रुपये आ जाएगा, और 320 को 25 से डिवाइड करेंगे तो अभी वाला मूल्य आ जाएगा। तो हमें पहले वाला मूल्य बताना है, मतलब 16 रुपये होगा आपका आंसर। 10% कमी हो गई 1 रुपये ये हम कर चुके हैं अभी जस्ट। ठीक है, ये वो वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120। ठीक है, यहाँ पर बस प्रति किलोग्राम कीमत पूछी है, तो प्रति किलोग्राम चलो मैं बता देता हूँ इसको आपको। देखिए 10% कमी हो गई ना किसी रेट में, तो 10 से वो 9 हो गया, तो 9 से 10 होगा मात्रा, ये रुपए थी, कीमत थी ना, तो ये मात्रा जो है वो बिल्कुल इसकी विपरीत होती है, 9 10। ठीक है, अब ये बोल रहा है कम होने पर 270 रुपए में 1 किलो चीनी ज्यादा खरीदी जा सकती है। अब यहाँ ग्राम में नहीं दिया, यहाँ किलोग्राम में दिया है। ठीक है, तो किलोग्राम में भी दे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखिए समझना, यहाँ बोल रहा है ये एक 1 किलो ज्यादा खरीद सकता है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये वही वापस ही वही आ गया, मतलब कितना 10, और यहाँ पर कितना आ गया ये 9, है ना। तो ये बोल रहा है चीनी की मूल कीमत कितनी थी, तो मूल कीमत देखो 270 रुपए में मूल कीमत कितनी थी पहले 9, तो 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 तिया 27, 30 रुपए थी, 30 रुपए प्रति किलोग्राम थी मूल कीमत। और ये बोलता कि अभी कितनी कीमत है, तो वही 270 में आपको सिर्फ 10 से डिवाइड करना है, तो आंसर आ जाएगा 27, क्योंकि अब जो है वो भाव कम हो चुका है। तो पहले 30 रुपए था, अब भाव कम हो गया, कितना 10%, तो 30 का 10% देखेंगे ना आप तो 3 होता है,
तो 30 का 10% 3 होगा, तो 3 कम हो जाएगा, तो वैसे ही 30 से 3 कम होकर के 27 हो गया है। ठीक है, तो आप हाँ इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन सेम है, यहाँ प्रति दर्जन पूछा है, बस कुछ नहीं है, सेबों की कम संख्या होने के बाद प्रति दर्जन 12 का मल्टीप्लीकेशन है ये। ठीक है, तो इजी है क्वेश्चन, ये भी आप कर पाएंगे। 20% की कमी हो गई, तो 20% की फ्रिक्शन वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 से कोई चीज 4 हो गई, तो 4 से कोई चीज 5 हो गई, मतलब मात्रा। यहाँ 1 किलो ज्यादा खरीद रहा है, वो बोल रहा है 10 से ज्यादा खरीद रहा है, तो 10 का अंतर करना है, तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा, तो ये 50, ये 40, पहले 40 खरीदता था, अब 50 खरीद रहा है, क्योंकि भाव कम हो गया है। सेब का भाव कम हुआ है, मात्रा कम नहीं हुई है, सेब का भाव कम हो गया है, इसलिए ये जो है वो मात्रा आप ज्यादा खरीद रहा है। ठीक है, तो ये बोल रहा है 54 रुपए में सेबों की कम की गई कीमतें प्रति दर्जन कितनी होगी, मतलब कम की जाने वाली, मतलब ये वाली वैल्यू पूछ रहा है वो। ठीक है, तो देखिए 54 रुपए में 50 खरीद रहा है ना वो, और हाँ ये जो है वो एक सेब की आएगी ना, तो हमें प्रति दर्जन निकालना है। प्रति दर्जन का मतलब क्या हो गया, आपको सिंपली कुछ नहीं करना, 12 का मल्टीप्लाई करना है। प्रति दर्जन मतलब 12 का वेट निकालना, ये जो है वो एक चीज का रेट होगा। ठीक है, जब 54 में 50 का भाग दे देंगे ना आप, तो एक सेब की कीमत आ जाएगी कि एक सेब कितने में पड़ेगा, और हमें चाहिए प्रति दर्जन कीमत, मतलब टोटल 12 सेबों की कीमत पूछी है। ठीक है, तो बस 5 एकम 5, और 5 से नहीं कट रहा है ये। ठीक है, तो 12 से इसको सोल्व कर लो। देखिए बस कुछ नहीं है, सिंपली कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है इसके अलावा। यहाँ पर देखो ये 50 है, और ये जो इसका आधा हो गया 25, इसका आधा हो गया ये 27। ठीक है, हाँ तो अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करना है और बस 25 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, लेकिन हम 25 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 100/4, देखिए यहाँ पे 4/100 लिख सकते हैं ना हम इसको, 4/100, क्योंकि 4 से जब 100 को काटेंगे तो वापस 25 आ जाएगा, मतलब ये हटा सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो बस इनका मल्टीप्लाई कर लो, 12 चौक 48, 48 का मल्टीप्लाई 27 में कर लो बस, और उसमें 100 का भाग दे देना। 8 7 56 की 6, 5 बचा, 7 चौक 28, 28 और 32। ठीक है, 33, 8 दूना 16 की 6, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 1 9, 6 9 9 10 और 2 12, 1296। जब 2 का 100 का भाग देंगे उसमें, तो 12.96 हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर इसका। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी हो गई, तो 21% की फ्रैक्शन वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। तो मान लो कोई चीज 100 रुपए की थी, या फिर देखिए आप इसको कई वेज में कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, तो आप इसको उसी तरीके से कर सकते हैं जो मैंने दो तरीका बताया था ना, एक शॉर्टकट वाला, कि 100 रुपए का 21% निकालेंगे तो 21 ही आ जाएगा। ठीक है, और 21 में 3 किलो ज्यादा, मतलब 300, तो 21, ये जो है वो आज का भाव आ गया। सिंपल आंसर है ना। देखो ये तरीका जो है वो आप कर सकते हैं। देखो तरीके में कई सारे जानता हूं किसी भी क्वेश्चंस को करने, लेकिन मैं क्वेश्चंस को देख करके इस तरीके बताता हूं कि इस क्वेश्चंस को हम किस तरीके से बहुत जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, वरना मैं एक ही तरीके से बताऊंगा ना, तो 50% सवाल बहुत इजी हो जाएंगे उस तरीके से सोल्व, और 50% सवाल जो है वो काफी टफ पड़ जाएंगे आपको उस मेथड से। ठीक है, इसलिए मैं हर क्वेश्चन में कई बार हो सकता है वहां तक मैं मेथड बदलने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको समझ में कम समय में आए और एक अच्छी से मेथड सीख पाओ आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, 21% जो है वो इस 100 का 21% निकालेंगे तो 21 आएगा, और 21 में 3 किलो ज्यादा, मतलब हर एक जो किलो है उसका रेट आ गया 7 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, और ये बोल रहा है कि वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी है, तो बस ये कम होने के बाद ही भाव आता है। ठीक है, तो ये 7 रुपए जो है वो कम होने के भाव जो बाद जो भाव आया है वही है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 125 है एक वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, यदि उस पर लाभ। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं इनका एक अल्ट्रा शॉर्टकट जानता हूं। ठीक है, इनको मतलब आप देखकर, और हाँ विदाउट यूजिंग पेन आप इस सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, मतलब बिना पेन कर भी आप, बिना पेन के आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे, जो अभी 8-10 सवाल जितने भी आ रहे हैं। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक ही डेटा दिया है। तो मैं इनका एक मेथड बताऊंगा, लेकिन आज का कहने का मतलब ये है कि आज की वीडियो जो है वो काफी लंबी हो गई है। ठीक है, तो हाँ आप जरूर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दे यार। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज,
और हाँ, अगर आप लोग नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरा SD यादव आपको सोल्व करवाऊंगा मैं, ठीक है, जिसमें पूरा एडवांस मैथ्स होगा जो उस बुक में दिया है, जो मैंने नया लेटेस्ट पैटर्न खरीदा है 2018 का, ठीक है। मैं बता देता हूँ इसका एक बार नाम, ये है अंक गणित। जो आपको थंबनेल दिखता है ना, जो फोटो है इसका, बस वही मैथ है। अंक गणित SD यादव सत्यम, ठीक है। SD यादव सत्यम की जो बुक है ये, और मैं इसमें बता देता हूँ कि इसका जो एडिशन है वो कौन सा है। तो ये है सत्यम का 10वीं पुनर्मुद्रित संस्करण 2018, ठीक है। तो ये नया वाला एडिशन है बिल्कुल, अभी 2019 स्टार्ट हुआ है, फरवरी महीना चल रहा है, तो 2018 के लिए तो ये मतलब 2018 का तो एकदम लेटेस्ट पैटर्न ही है ना, क्योंकि 2019 का नया आएगा तब तक काफी समय हो जाएगा, और शायद न भी आए, ठीक है। तो ये जो बुक है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और हाँ, उसके बाद आपको एक बेल आइकन आएगा पास में, उस बेल आइकन को दबा देना है, ठीक है, घंटी, मतलब घंटी बजा देना। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियोस डालूंगा तो उसका आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि हाँ, परफेक्शन एकेडमी के द्वारा कोई वीडियोस डाली गई है, तो आप उसको देख पाएंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।